हेलो किड्स। फिजिक्स में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं हम लोग। वी आर गोना स्टार्ट विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये चैप्टर बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है इलास्टिसिटी, द फर्स्ट वन, जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। दिस इज इलास्टिसिटी एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इलास्टिसिटी कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी। ऑलराइट, और क्लास 11 स्टैंडर्ड में न्यूटनियन फिजिक्स के पार्ट में, मतलब जो पार्ट 1 कहते हैं हम लोग, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस आते हैं जेडब्ल्यू में भी, सीईटी में भी आता है, और दूसरा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ले लो, नीट का भी होता है, नीट में भी इसके बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होता है। ठीक है, ये चैप्टर जितना थियोरी ज्यादा अच्छा होगा आप लोगों का, उतना ज्यादा आपको ये हेल्प करेगा आपके न्यूमेरिकल्स में। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी। ऑलराइट, चलो पहला टॉपिक देख लेता है यहाँ पर, इलास्टिसिटी। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं इलास्टिसिटी में। हम लोग अब टॉपिक का नाम देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। हम लोग सॉलिड्स को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और इलास्टिसिटी का मतलब है कि अगर किसी भी सॉलिड के ऊपर अगर हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स के वजह से वो सॉलिड कैसा बिहेव करेगा, उसको देखना हम लोगों को। वी वांट टू सी दैट। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर ऐसे कंसिडर कर लेता है, जैसे किसी भी, चलो ऐसा ऐसे ये एक बॉडी ले लेते हैं हम लोग। ये आपके पास एक कोई सॉलिड है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज सम सॉलिड दैट यू हैव। इस सॉलिड के ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, तो वो फोर्स मैं इसके ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो ये फोर्स इस साइड आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये फोर्स आपके पास इस साइड, यहाँ पर मैंने फोर्स अप्लाई किया। ये जो फोर्स जब मैं अप्लाई करता हूँ इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि ये एक सॉलिड है, क्या होने वाला है, इसका शेप चेंज होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, द शेप इज गोइंग टू चेंज। आई विल शो यू सिंपल सिंपल एग्जांपल। ठीक है, जैसे अब मेरे पास यहाँ पर ये मेरा वॉलेट है मेरे पास यहाँ पे, और मेरे पास आई इवन हैव दिस, कैसे बोलते हैं, चलो आई ऑल्सो हैव दिस कैलकुलेटर ओवर हियर। ठीक है, ये दोनों सॉलिड्स है यहाँ पर। अब मैं इस वॉलेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। आप ओरिजिनली इसका शेप देख लीजिए। ठीक है, ओरिजिनली इसका शेप देख लो आप लोग। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर लेता हूं, आई एम एबल टू चेंज द शेप ऑफ दिस थिंग। ठीक है, शेप चेंज कर पा रहा हूं मैं इसका, और इसको छोड़ दिया मैं, वापस वो अपनी जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, मैंने इसका शेप चेंज किया यहाँ पे। ठीक है, और उसी के जगह अगर मैंने यहाँ पर ये कैलकुलेटर ले लिया, और इस कैलकुलेटर के ऊपर अब मैं फोर्स अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स ओवर हियर। आपको कैलकुलेटर में कोई चेंज नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, बहुत फोर्स लगा रहा हूँ मैं, फिर भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हर सॉलिड डिफरेंटली बिहेव करता है जब उसके ऊपर एक फोर्स लगा जाएगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स लगाया जाता है किसी सॉलिड पे, जिसके वजह से उसका शेप चेंज होना चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं हम लोग उसको? डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हाई डू वी कॉल इट एज द डिफॉर्मिंग फोर्स? क्योंकि उस फोर्स की वजह से उसका शेप चेंज होने वाला है। ठीक है, द शेप इज गोइंग टू चेंज, तो उसके वजह से हम लोग उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, सो इसको इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक है ये डिफॉर्मिंग फोर्स। राइट, सो डिफॉर्मिंग फोर्स, deforming force applied on a body, force applied on a body which changes the shape is called a deforming force. डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, और ये जो चेंज हो चुका है ना, इसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेशन। द चेंज दैट टेक्स प्लेस, द चेंज दैट takes place
takes place in the solid, ठीक है, that is in terms of the shape, ठीक है, is called deformation. All right, is called deformation. Okay, the change that takes place due to external force, due to external force in the solid, force applied externally लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये बाहर से लगा हुआ है यहाँ पर, एक्सटर्नली, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स. अब हमें देखना इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है. ऑलराइट, ये जो इलास्टिसिटी जनरल लाइफ में जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, फिजिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. सो मैं फिर से एक और एग्जांपल के टर्म्स में आपको समझाऊंगा इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स. ऑलराइट, चलो ध्यान दो. अभी आप यहाँ पर एक बॉडी कंसिडर कर लो जिसके ऊपर हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करना चालू कर दिया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज अ बॉडी दैट यू हैव. इसके ऊपर अभी यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है. डिफॉर्मिंग फोर्स जब लग रहा है तब इसका शेप चेंज हो रहा है. ऑलराइट, इसका शेप चेंज हो गया एंड लेट्स से इसका शेप इतना हो गया यहाँ पर. दिस इज द शेप दैट हैज बिकम, ठीक है. ये डिफॉर्मिंग फोर्स जब है यहाँ पर, ठीक है, और जब मैंने ये डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल दिया, ठीक है, दैट इज व्हेन आई एम स्टिल अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मतलब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लग नहीं रहा उसके ऊपर, और ये होने के बाद अगर ये बॉडी वापस अपने शेप में आ जाता है वापस, ठीक है, तो इस तरह के बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी, ठीक है. ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया, ठीक है. दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड, ये शेप चेंज हुआ यहाँ पर, चेंज इन शेप, ठीक है. और ये कौन सा स्टेज है यहाँ पर, दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, और ये स्टेज 3 है आपके पास. स्टेज 3 है क्या, बॉडी रीगेन्स its original state. ऑलराइट, इसको हम लोग कहते हैं, सो ये वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ गया. तो ऐसे जो कोई भी बॉडी जो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी, ठीक है. वी कॉल देम एज इलास्टिक बॉडीज एंड साइज आफ्टर द रिमूवल. अब और अगर सो दिस इज इलास्टिक बॉडी, दिस इज इलास्टिक बॉडी, और अभी एक प्लास्टिक बॉडी देखते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है. इसके डेफिनेशंस भी समझाएंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, वो भी मैं समझाऊंगा अभी यहाँ पर, ठीक है. एंड यू गॉट अ प्लास्टिक बॉडी. अगर आपके पास एक प्लास्टिक बॉडी है, उसके ऊपर अगर हम लोग एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा देते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक प्लास्टिक बॉडी है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है. दिस इज अ डिफॉर्मिंग फोर्स. मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, पर यहाँ पर उसके बाद क्या हो गया, इसका एक परमानेंट सेट आ गया इसमें, ठीक है. परमानेंट, ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया मैंने, और फिर वापस ये क्या कर रहा है, अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं आ पा रहा है वो. इट इज नॉट एबल टू कम टू इट्स ओरिजिनल शेप, या फिर थोड़ा सा भी उसने रीगेन किया, पर ओरिजिनल शेप पे नहीं आ रहा है. उस तरीके के बॉडीज को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडीज, ठीक है. तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है. This is deforming force applied, ठीक है. ये change in shape, this is the change in shape, और ये अब ये क्या हो गया अभी यहाँ पर, परमानेंट चेंज. ऑलराइट, दिस इज द परमानेंट चेंज. तो इस तरीके के बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी कहता है, ठीक है. एक बात बताता हूँ बच्चों, मैं इलास्टिक और प्लास्टिक, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में चल रहा है इलास्टिक का मतलब कोई रबर या ऐसी चीज चल रही है, और प्लास्टिक मतलब आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक, ठीक है. अगर आपके मन में ऐसे चल रहा है तो आप गलत जा रहे हो, ठीक है. मैं आपको बताता हूँ,
यहाँ पर हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम बॉडी, एनी रैंडम। अगर मेरे पास एक वुड है, अगर मेरे पास रबर है, अगर मेरे पास स्टील है, अगर मेरे पास मेरे हाथ का जो प्लास्टिक है, ये सब कैसे बिहेव करेंगे, इसको या तो हम लोग इलास्टिक बॉडी कहते हैं या तो प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, मैं क्ले की भी बात कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, आप ही लॉजिकली सोचो अभी, क्ले एक इलास्टिक बॉडी होगा या प्लास्टिक बॉडी होगा? क्योंकि जब मेरे हाथ में अगर किसी ने मुझे एक सर्कल के, एक स्पीयर के शेप में अगर क्ले दे दिया और मैंने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद उसका परमानेंट सेट होने वाला है वहां पर, उसके बाद वो वापस स्पीयर के शेप में नहीं आता वो। तो क्ले क्या हो गया? क्ले हैज बिकम अ प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, क्ले वहां पर एक प्लास्टिक बॉडी हो गया। पर आप अभी यहाँ पर एक बात समझो, मेरे हाथ में ये बॉटल है और ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये प्लास्टिक बॉडी है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब मैं अभी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, इसका कोई ना कोई थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ जाता है, स्क्वीज कर रहा हूँ, इसका डायमेंशन चेंज हो रहा है, पर छोड़ दिया तो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ रही है। तो ये प्लास्टिक से बना हुआ बॉडी, ये इलास्टिक है, इट इज इलास्टिक। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लो। आप लोगों को बस दो चीजों में कैटेगराइज करना है चीजों को, या तो वो एक इलास्टिक बॉडी होगी या तो एक प्लास्टिक बॉडी होगी। इलास्टिक बॉडी किसे कहता है? जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया हुआ है और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। और एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसका शेप चेंज हुआ और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, वी कॉल इट एज अ प्लास्टिक बॉडी, दैट्स इट। इसके डेफिनेशन लिख लेता है यहाँ पर। सो इलास्टिक बॉडी का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? अ बॉडी इसको हटा देते हैं, थोड़ा नीचे लेके आ जाता है इसको। राइट, सो a body which regains its original size and shape after removal of deforming of deforming force is called an elastic body, ठीक है। and this property is called elasticity, ठीक है। और प्लास्टिसिटी क्या होगा? कि अ बॉडी विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूं अभी यहाँ पर, आई कैन मेक चेंजेस टू इट देन। So a body which does not regain its original shape and size after removal of deforming force is called a plastic body। ठीक है, a plastic body, this property is called as plasticity, इसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। ऑलराइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंस मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आपको मैंने यहाँ पर रबर दिया हुआ है, ठीक है, you've got rubber and you've got a metal block, स्टील से बना हुआ ब्लॉक है यहाँ पर। ठीक है, ये स्टील से बना हुआ है और ये रबर से बना हुआ है। ये आपके पास छोटा रबर और सेम साइज डायमेंशन वगैरह सब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास एक रबर है यहाँ पर,
और सेम डायमेंशन का मेरे पास यहाँ पर एक स्टील का ब्लॉक भी है। ठीक है, मैंने इन दोनों के ऊपर अभी क्या किया मैंने दोनों के ऊपर अभी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, दोनों के ऊपर। मुझे आप बस बताओ कि इसमें से इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा हुई, स्टील की ज्यादा हुई या रबर की ज्यादा हुई? इलास्टिसिटी। मैं फिर से एक और बार आपको बता रहा हूं, इलास्टिसिटी का डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं आपके लिए। अ बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि रबर और स्टील में से कौन इलास्टिक ज्यादा होगा? राइट तो आप रबर कह रहे हो, ठीक है। मैं ओके, रबर है। बाकी के बच्चे भी बता दो जल्दी से। ओके, आप आप सब कह रहे हो कि सर रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो, आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग लॉजिक से सोच रहे हो। ठीक है, यू पीपल आर थिंकिंग लॉजिकली। आपको यहाँ पर साइंटिफिकली सोचना है कि आप मुझे बताओ, अगर मैं एक रबर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं जब उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर लेता हूँ तो डेफिनेटली वो डिफॉर्म तो होने वाला है ना, कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा और डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो वापस अपने शेप पे आ जाएगा वो। ठीक है, इट विल अगेन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, मानता हूं मैं। पर मुझे एक बात बताओ, ये स्टील के ऊपर जब मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर लेता हूँ, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स, जितना फोर्स मैंने रबर के ऊपर अप्लाई किया उतना ही फोर्स मैं स्टील के ऊपर अप्लाई करूंगा। आप मुझे बताओ, स्टील के ऊपर कोई भी डिफॉर्मेशन आने वाला है क्या वहां पर? देयर इज गोइंग टू बी नो डिफॉर्मेशन देयर ना। ठीक है, इस केस में यहां पर आपके पास नो डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, नो डिफॉर्मेशन, अगर कंडीशन क्या है यहाँ पर, सेम सेम डिफॉर्मिंग फोर्स, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स इतना है आपके पास। से एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 10 kg वेट है। ठीक है, 10 kg वेट, 10 kg वेट पे तो रबर बहुत चेंज हो जाएगा पर स्टील नहीं चेंज होता। तो इलास्टिसिटी जो है यहाँ पर, इलास्टिसिटी जो स्टील की हुई बेटा, वो बहुत ज्यादा हुई रबर से। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ रबर। क्यों? क्योंकि डिफॉर्मेशन, देखो फिर से डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़ लो। अ बॉडी विच रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स जब लगा तो इसका शेप और साइज बहुत चेंज हुआ ना रबर का, और वो वापस अपने स्टेट पे आ रहा है, मानता हूं मैं। पर स्टील में तो कोई डिफॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है यार। वहां पर क्योंकि ज्यादा डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। मैं आपको कंटिन्यूअसली हमेशा बता रहा हूँ लेक्चर में, आप आपके मन में से इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन मत लो कि अच्छा इलास्टिक मतलब रबर जैसी चीज होगी और प्लास्टिक का मतलब ठीक है प्लास्टिक इज प्लास्टिसिटी। ऐसे ऐसे आप आपके मन में मत होल्ड कीजिए। मेरे हाथ में अभी अगर मैंने यहाँ पर अब आप मैं फिर से एक और एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। आप प्लास्टिक बॉडी के लिए, फॉर प्लास्टिसिटी ना, क्ले तो मैंने ले लिया यहाँ पर। अब अगर, चलो सपोज मैंने पेज ले लिया, ठीक है, पेज ले लिया और उसको मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर लिया, तो पेज का क्या होने वाला है आप ही बताओ। ये पेज है मेरे पास यहाँ पर, इस पेज को मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया। अब मैं ये फोर्स हटा देता हूँ, ये वापस अपने शेप पे नहीं आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये पेज जो है ये प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, दिस इज अ प्लास्टिक बॉडी राइट नाउ दिस इज अ प्लास्टिक बॉडी। और सेम चीज पर अगर मैंने, अब ये प्लास्टिक बॉडी तो अलग चीज होगी, अब मेरे पास यहाँ पर ये एक चीज है जो रबर जैसा है, दिस इज द रबर दैट आई हैव एंड दिस इज अ मेटल कैप दैट आई हैव। ठीक है, ये मेटल कैप मैंने निकाला, ये जो पर्दे हैं ना उसको लगाने के लिए ये मेटल कैप है यहाँ पर। अब लॉजिकली देखिए आप लोग, ठीक है, मैं इन दोनों चीजों के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो, ये इस तरह से है यहाँ पर। मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप तो बहुत आराम से चेंज हो रहा है, देखो ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप चेंज हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ गया, मान गया मैं। ठीक है, चलो, ये इलास्टिक है। पर अब आप इसकी बात करो, ठीक है, मैं उसके ऊपर बहुत फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ।
आई एम अप्लाइंग अ लॉट ऑफ फोर्स ऑन दिस, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स है, रबर के ऊपर जितना अप्लाई किया उससे ज्यादा लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, फिर भी ये चेंज नहीं हो रहा है, इसके डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे हैं। दो बॉडीज अगर इलास्टिक है तो उसमें से कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा, ये समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसमें अगर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जितना कम डिफॉर्मेशन उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उस बॉडी की, ठीक है, जितना कम डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा इलास्टिसिटी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग टू फॉर कंपेयरिंग for comparing two elastic bodies, the body which shows very less deformation, very less, yeah. So the body which shows very less change in shape or size on applying same deforming force is called is said to be more elastic, ठीक है। तो बात को अच्छे से समझ लो बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ दूसरा कोई मटेरियल ले लो, जैसे अब प्लास्टिक लिख लिया तो आप लोग प्लास्टिक ही समझ लोगे उसको, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ लेट्स से सम अदर कोई दूसरी चीज ले लेता है यार, ठीक है, सबसे छोटी इलास्टिसिटी ऑफ रबर, ठीक है, ये रबर। आप दूसरे उसके बाद कोई भी दूसरे दो चीजों को आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंपेयर कर लो। आप मुझे बताओ, चाइना डिश जो कप्स होते हैं, ठीक है, स्टील कप्स और रबर, इसमें से सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी, सेकंड इलास्टिसिटी किसकी, और सबसे कम इलास्टिसिटी किसकी हुई यहाँ पर। आप अगर ऐसे बता रहे हो कि सर स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद चाइना डिश की आ जाएगी और उसके बाद रबर की आएगी, तो आपका सीक्वेंस बराबर है वहां पर, ठीक है, देन योर सीक्वेंस इज करेक्ट ओवर देयर, ऑलराइट। अब मुझे चैट बॉक्स में बता दो, हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव जस्ट सेड, स्टील और रबर, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया यहाँ पे, एवरीवन? बहुत अच्छा, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, मैंने 12th स्टैंडर्ड का लास्ट ईयर वाइवा लिया हुआ था, वहां पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैं एक दूसरे कॉलेज में गया था वहां पे, सो आई वोंट टेल द नेम ऑफ द कॉलेज राइट नाउ, मैं दूसरे कॉलेज में एक एक्सटर्नल टीचर करके गया था फिजिक्स के लिए, तो प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे थे, वाइवा ले रहा था मैं, और बच्चों को मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था, तो बच्चों को मैं बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा था मैं, तो उसमें से ये क्वेश्चन था कि आपको रबर दिया गया हुआ, स्टील दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे इलास्टिसिटी पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर भी उनको ये मालूम नहीं होता है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, आप जब कोई कंपिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो या फिर छोड़ो यार, कंपिटिटिव की बात नहीं है यहाँ पर, ऐसा है कि आप सब्जेक्ट को अच्छे से समझिए, ठीक है, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल, कि एग्जैक्टली बताया क्या जा रहा है, ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोर्स का तो इसमें अभी आगे हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, वो सब 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 चीजें मालूम होता है, जो बच्चे रट रट के आ जाते हैं और लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रैक्टिकली इलास्टिसिटी का मतलब क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे कंपेयर करेंगे कि दो बॉडीज में से इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा हुई वहां पे, ठीक है, वी हैव टू कंपेयर दैट, राइट। तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा हम लोगों को, स्टील, बोन और रबर, इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी स्टील की होगी, उसके बाद बोन्स की होगी, उसके बाद रबर की होगी, ठीक है, ऐसी बात होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए